हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए कुछ नया और कुछ आपके ही डिमांड पर लेकर आए हैं और आज के दिन हम करेंगे एक मास्टर क्लास ऑफ फॉर्मूलाज जिसमें हमें 200 प्लस फॉर्मूलाज देखने हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिन फंडामेंटल फॉर्मूलों की बात करेंगे वो फॉर्मूले हैं वेक्टर्स एंड डायमेंशंस के। ध्यान से सुनिएगा, जब हम वेक्टर ऑपरेशन लगाते हैं तो ये बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। ए क्या होता है? ए होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, चलो वो मैं बता देता हूं। मान के चलो कि एक वेक्टर इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है, और अगर उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल उसको रूट में रख के पाइथागोरस लगा दो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जो भी आप ऐड करोगे वो निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट। सी, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसी चीज को मिस कर देते हैं और वो गलती करते हैं। अब मिसिंग और कंप्लीट सुनिए क्या होता है। यहां पर एक फॉर्मूला मिसिंग है, वो है ए क्रॉस बी का। आप बोलेंगे सर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला दे तो रखा है। मैं कहूंगा कि वो ए क्रॉस बी का नहीं है, वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। समझाता हूं डिफरेंस क्या है, समझाता हूं मैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखोगे तो वो आएगा ए बी साइन थीटा, साथ में उसमें एक यूनिट वेक्टर। ऐसा क्यों? तो सुनो, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां से यहां तक ये स्केलर होता है, और किसी भी स्केलर में अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर बन जाता है। और अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर की नीड नहीं है। और ये जो चीज है ये क्या है, तो मैं लिख देता हूं और आप भी ध्यान में रखना, ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड सब जानते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ए क्रॉस बी की ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अगर आपको साइन थीटा निकालना पड़ जाए तो वो कैसे निकालोगे, तो सुनो, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए बी। और याद रखना कि ये साइन थीटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं। ये मत कर देना कि ए का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नहीं, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ओके, और वो गलत हो जाएगा करना, तो ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये करना है। नेक्स्ट, डायमेंशंस निकालना सबको आती है, नहीं आती मैं सिखा देता हूं एक बार। देखो कैसे। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, m इंटू ए, सही है। मास को किस में नापते हैं, केजी में, और केजी के लिए m। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है उसको जिसको नापते हैं, इसको नापते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मीटर के लिए l आता है, पर सेकंड स्क्वायर के लिए t की पावर -2। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या है, m l t-2, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर में नापते हैं, मीटर के लिए एक और l आएगा, ये l की पावर 2 हो जाएगा। पावर, और इसी तरह से विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, कमेंट करो फटाफट बताओ। देखो, विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है ये, होता ही नहीं होता, जब हम किसी भी फ्लूइड में प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने पर वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। अगर विस्कोसिटी निकालोगे तो वो यहां से निकल जाएगा, क्या आएगा, F अपॉन ए एल मल्टीप्लाई, और ये जो वेलोसिटी है वो डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा, और उसी से ये बना है। बात समझ में आई ना। अब एक कैलकुलस का रिलेशन देखो, आप सबको ये बात पता होगी कि वेलोसिटी किसका डेरिवेटिव होता है, वेलोसिटी पोजीशन का डेरिवेटिव होता है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। ये तो बात हम सबको पता है, लेकिन एक बात और सुनो, कि एक्सेलरेशन जो है, ये तो हम सबको पता है कि सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, और वेलोसिटी किसका होता है, ये d बाई dt होता है,
वेलोसिटी पोजीशन के लिए, dr/dt। होता नहीं होता? अब इसको अगर लिखोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, d2r/dt²। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो पोजीशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, पोजीशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और फिर हमारे पास ये है वर्क डन का फॉर्मूला, है ना। हमने ये किया, डायमेंशन किया, ये किया, और वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन के फॉर्मूले में ये जो फोर्स होती है ये होती है एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं। दोबारा सुनो इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि मान के चलो कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, लेट्स से इसका मास m, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m। अगर ये कैपिटल वाला m इसको अपनी तरफ खींच रहा है और उसकी फोर्स ग्रेविटी की है, तो हम इसके इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं ताकि ये एक्सेलरेट ना करे भाई, क्योंकि अगर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में वर्क डन के फॉर्मूले में हम ये रखते हैं, ना कि ये। और फिर इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस लगाकर। ठीक है, कई बार ऐसे डेरिवेशन में किया जाता है। तो क्या ये पेज क्लियर है, क्या ये बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। अब ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से मिलता है? तो आंसर है प्रोजेक्टाइल मोशन से, राइट ना। ये प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहां सारे के सारे टर्म स्क्वायर में, u साइन थीटा डिवाइड बाय 2g, लेकिन u स्क्वायर में साइन भी स्क्वायर में। टाइम के लिए ये फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? तो याद रखो ये क्या है, ये है टाइम टेकन to obtain maximum height by a projectile or any object during projectile. So time taken to obtain maximum height, ये फॉर्मूला इसके लिए बनाया गया है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो एक अलग मैटर है, क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जैसे कि अगर पेन को मैंने ऐसे ऊपर उछाला, फिर ये आके नीचे गिरेगा, तो जिस पॉइंट से नीचे गिरता है, कैसे गिरता है? तो आंसर है कि जब इसको ऊपर फेंका जाता है, ग्रेविटी नीचे खींचती है कि नहीं? ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू खींचती है। ये हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका हुआ है फोर्स लगाकर। तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स नीचे खींचने, इसकी स्पीड कम होती है। 10, 8, 5, 3, 2, 1, 0। 0 के बाद फिर ये लौट के नीचे की तरफ आता है। तो मैक्सिमम हाइट पर ये स्पीड 0 होती है, इसीलिए मैंने वही चुना जो 0 हो। इस फॉर्मूले में रख के इसका 0 और t निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा। और जब इसको आपने 0 कर ही दिया है तो ये बन जाता है टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। और ये कौन सा फॉर्मूला है? तो आंसर ये है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। यहां पर रेंज के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2 थीटा लेना है। मैंने क्या बोला? साइन 2 थीटा डिवाइड में g। ठीक है ना, ये बात याद रखना। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज का, कि यहां से यहां तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, और ये डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम भी जा सकता है। और अगर मैक्सिमम करोगे तो ये एंगल है इसको 45 करना पड़ेगा, क्योंकि साइन ये बन जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1, तो ये बन जाएगा आर मैक्सिमम। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा? u स्क्वायर बाय g, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा। बात ठीक है? ये तो प्रोजेक्टाइल के बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम का केस। अभी ना इन कुछ स्लाइड्स में मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात करूंगा। जब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा उसमें और भी एडवांस और भी अच्छे फॉर्मूले होंगे जो इग्नू के पीवाईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे, क्योंकि उसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। बट एनीवेज पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, धीरे धीरे करेंगे ताकि चीजें याद भी रहे, है ना। फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। व्हाट इज फोर्स? सो आंसर इज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किस रेट से चेंज होता है। और इंपल्स भी ये रहा। इंपल्स का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन मोमेंटम। ये हमने पढ़ा है, ये मैंने कराया है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ये किसका फॉर्मूला है? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लोकेशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास, है ना, आर। कैसे निकालते हैं इसको? हम बोलते हैं सर एम आई आर आई का समेशन। समेशन का मतलब यह है कि आई की जगह 1, आर है ना, यहां पर भी 1 आएगा, प्लस जब आई की जगह पे 2 रखोगे तो दोनों में 2 आएगा, प्लस इसकी जगह पे 3 रखोगे तो वहां पर भी 3 आएगा, और ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता जाएगा। डिवाइड में क्या होता है? टोटल बॉडी का मास, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरह से आएगा। और जब पूरा सिस्टम चलता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, है ना। ये वेलोसिटी किसकी है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक रोटेशनल एनालॉग है, टॉर्क। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? सर आर क्रॉस एफ। याद रखना टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है? आर क्रॉस एफ। इसको गलती से भी एफ क्रॉस आर मत लिख देना मेरे साथियों, वरना हो जाएगी गड़बड़। अगर आपने इसको आर एफ क्रॉस आर लिख दिया तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन लिखा है ना। एफ क्रॉस आर आएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, ओके। फोर्स हम जानते हैं क्या होती है? मोमेंटम का चेंज, है ना, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। तो रोटेशन में आते ही ये बन जाती है टॉर्क, और मोमेंटम बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट को आर बोलते हैं, और ये इसका मोमेंटम, ये इसकी डेफिनेशन भी है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, आर क्रॉस पी, एम वी आर, है ना, ये भी यूज करते हैं हम। चलो मैं लिख देता हूं और क्या क्या यूज करते हैं हम इसके लिए। एम वी आर साइन थीटा भी यूज करते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। और क्या यूज करते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, ओमेगा आएगा, नॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा। क्योंकि v, जो v है ना वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला ओमेगा आर होता है। अब यहां पर रखोगे ओमेगा ओमेगा आर एक और है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये है वर्क एनर्जी एंड पावर का। ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये बताता है कि वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे वो काइनेटिक हो, है ना। चेंज इन एनर्जी एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। अच्छा, स्प्रिंग होता तो हम करते हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, ये एक्स एफ क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन, माइनस में हाफ के एक्स आई स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि एक स्प्रिंग है जिसको यहां से पकड़ के आगे खींच दिया, तो यहां पोजीशन एक्स आई है, जहां तक खींच दिया उसको और आगे वो पोजीशन एक्स एफ हो गई। सो दिस इज दिस mgh2 माइनस mgh1। तो वर्क डन का फॉर्मूला इस केस में इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जब ये चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी आर। और जब इसको हम स्मॉल पार्ट में कब करते हैं समझो, मैं बताता हूं ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं ना। देखो, जब फोर्स कांस्टेंट होती है, बात सुनना ध्यान से, मैं दोबारा बोलता हूं, जब फोर्स कांस्टेंट होती है तब हम वर्क डन का ये फॉर्मूला लिखते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आर लिख लो। लेकिन जब फोर्स वेरिएबल होती है, वेरिएबल फोर्स जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कैसे वेरिएबल है? मैंने पहले स्प्रिंग को इतना खींचा, मैंने दम लगाया, अब इतना ही खींचने के लिए, इतना दोबारा से खींचने के लिए मुझे और एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर से इतना खींचने के लिए मुझे और दम लगाना पड़ेगा। आप ट्राई करना किसी स्प्रिंग को दबाना, जब इतना सा दबाओगे तब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, सेम उतना दबाने के लिए और दम लगाना पड़ेगा, तो वहां फोर्स वेरिएबल है। ऐसे केस में हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये समझा देता हूं मैं। देखो, असल में वर्क डन का फॉर्मूला अपने को कांस्टेंट फोर्स के लिए पता है ना, लेकिन यहां तो फोर्स बदल रही है। अगर फोर्स बदल रही है तो किसी महान बुद्धिजीवी ने बोला कि सर फोर्स बदल रही है, क्यों बदल रही है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट करो ही मत। मैंने कहा वाह यार, क्या बेकार बुद्धि है। अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे ही नहीं तो वर्क डन कैसे होगा? एक तरीका निकाला हमने बोला कि सर देखिए, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, हम ना एक काम करते हैं, इसको इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट करो, लगे ही ना कि हुई है।
फिर से इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट करो कि लगे ही ना कि डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि पॉइंट के जितने। तो हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट ये इतनी कर दी, है ना, लगभग ना के बराबर। ये जीरो नहीं, जीरो मत करना, जीरो के क्लोज। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, ये हाइपोथेटिकल है, इसको केवल मानते हैं, इसलिए ये केवल माना जाता है, ठीक है ना। इसको डी आर लिखते हैं, जब ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो को अप्रोच करते हैं डी आर लिखते हैं, ठीक है ना, इसलिए हमने यहां डी आर यूज किया। अब जब डिस्प्लेसमेंट छोटी हो गई तो ऐसे में फोर्स ना के बराबर बदली, इसलिए जब छोटी डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स ली गई, डॉट डी आर, इंटीग्रेट कर लोगे यहां से यहां तक तो हमारा काम हो जाएगा। इसको ऐड नहीं कर सकते मैनुअली, क्योंकि ये एक पॉइंट की जितना, और एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? इन्फिनाइट, तो इसको इन्फिनाइट टाइम्स ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर ना? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? देखो, ऐसी फोर्स जिसके अगेंस्ट हम वर्क करें, दोबारा, ऐसी फोर्स जिसके अगेंस्ट वर्क किया जाए लेकिन वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि भाई साहब यहां से बारिश नहीं, ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की फील्ड है, ठीक है। हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर या नीचे ले जाओ तभी ग्रेविटी काम करती है, वरना एक लेवल पर ग्रेविटी सेम होती है, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर ग्रेविटी सेम होती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो एक पाथ को मैं ए से, पार्टिकल को ए से मैं बी पर लेकर आया, मैंने कहा बहुत सही, मैंने ये हाइट मानी h, तो मैं इसको पहले यहां ले गया, h हाइट पे किया वर्क डन, है ना, h हाइट पे मैं यहां से यहां लाया, यहां से यहां कोई वर्क डन नहीं है, बस इसका वर्क डन यहां से यहां तक है, तो कितना वर्क डन हुआ? mgh। अच्छा, मैं यहां से यहां लाया उसको सेकंड रास्ते से, ये मेरा पहला रास्ता, दूसरा रास्ता मेरा ये वाला, यहां से यहां लाया, मैं इसको अलग मार्कर से बनाता हूं, ठीक है ना। जब यहां से यहां लाएंगे तो ये मेरा दूसरा रास्ता, यहां पर कोई वर्क डन नहीं, बस वर्क डन इसको h हाइट तक उठाने का, तो यहां पर भी कितना वर्क डन? mgh, है ना। सेकंड रास्ते से भी सेम वर्क डन, फर्स्ट रास्ते भी सेम वर्क डन, तो वर्क डन पाथ डिपेंड ही नहीं करता, वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो ये किस फोर्स के अगेंस्ट हुआ? ग्रेविटी के अगेंस्ट। हाँ, जो फोर्स मैंने लगाई वर्क डन के लिए वो एक्सटर्नल है, लेकिन जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया वो कंजर्वेटिव है, चाहे वो ग्रेविटी हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ऐसी फोर्स कंजर्वेटिव होती हैं। ओके ना। पावर का फॉर्मूला देखो, पावर का ये फॉर्मूला देखो, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का चेंज टाइम के साथ क्या होता है? वेलोसिटी, इसलिए ये लिखा गया वेलोसिटी। ओके ना। डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी हमें ना देखो इसका ग्राफ दे देता है ऐसे करके, फोर्स वेलोसिटी, अब देखो ये चीज मल्टीप्लाई में है, जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर इसका एरिया निकालेंगे ना आप, ये एरिया, तो एफ और वी का एरिया देता है पावर। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट गिव्स द एरिया ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी? इट गिव्स पावर, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन निकालने को बोल सकता है, क्योंकि एरिया का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो डिवाइड में होता है इसको स्लोप बोलते हैं। सो वर्क डन एंड टाइम, इनका स्लोप क्या देगा? पावर, है ना। नेक्स्ट, रोटेशनल डायनेमिक्स, इसको हमने अभी किया था कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F होता है। एक चीज और, सर ये कहां से आया? अरे याद करना है, सुनो कैसे। भाई आप फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हो? M इंटू ए। रोटेशन में फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, और मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन। बात क्लियर? चलो आगे सुनो। हम लीनियर में, ये लीनियर है, ये लीनियर है, और ये रोटेशनल एनालॉग है ना। लीनियर में फिर से इसको mv बोलते हैं लीनियर में, और जब रोटेशन में आते हैं तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम, मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v बन जाता है एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज इन रोटेशन। नेक्स्ट, ये देखो जरा, अरे क्या डिफिकल्टी है याद करने में? हाफ mv स्क्वायर है, रोटेशन में आ जाओगे तो हाफ का हाफ तो सेम रहेगा, लेकिन m क्या बन जाएगा? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी, है नहीं आसान? लीनियर याद है तो रोटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम।
कि भाई साहब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, ये फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ लो। केपलर्स का थर्ड लॉ ये है ना, लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें ये कहता है कि भाई अगर कोई भी प्लेनेट, मान लो कि सन है, कोई भी प्लेनेट जो सन के अराउंड ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस यानी ये एक्सिस ए, इसका क्यूब जो है ना, इसका क्यूब डायरेक्टली डिपेंड करेगा टाइम के स्क्वायर पर। बोले तो अगर ये जितने ज्यादा होगे टाइम उतना ज्यादा लगेगा, सिंपल भाषा में, है ना। जब इसको हटाते हैं, इसका फॉर्मूला पूरा डिराइव करते हैं, तो वो एक अलग इक्वेशन बनती है, 4π² g m करके, वो एक कांस्टेंट होता है। बट ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बेस पर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आएगा, मैं कराऊंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है थोड़े से ऐसे होते हैं कि अगर मार्स जो है या अर्थ जो है सन के अराउंड लगाती है चक्कर, वो एक साल में पूरा कवर करती है ना, एक साल, जो भी हम बोल रहे 365 डेज। तो मार्स अगर अर्थ से इतनी दूर है तो मार्स कितना चक्कर लगाएगी? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं इनके बेस पर क्वेश्चन पक्का कराऊंगा, ठीक है ना। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसका एक फॉर्मूला और लिखते हैं अपन, √2gr, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? √gr, है ना, ये लिखते हैं। ओके, ये √2 टाइम्स होती है एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल पता है ना, जिसके चारों तरफ घूमने में होता है। अब आता है ऑसिलेशन की बारी, एसएचएम और डैम्प्ड। एसएचएम क्या होता है? जो कंटिन्यू, हम कहते हैं कि एक ऐसा पीरियडिक मोशन होता है जो अपने मोशन को एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट करे। सही है बात? लेकिन डेफिनेशन एग्जाम में पता है क्या लिखते हैं? कि एसएचएम एक ऐसा मोशन जहां पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो एक्ट कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। और साथ में ये लाइन भी लिख देना जो मैंने अभी बोली थी, द मोशन इन विच इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल, है ना। एक यहां से गया 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, वापस आया 1 सेकंड 1 सेकंड, यानी फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है। और डैम्प में क्या होता है? डैम्पिंग में अगर किसी स्प्रिंग को हम ऐसे ऑसिलेट कर दें, ऐसे ऐसे गिटार की तार है, उसको छेड़ दिया तो ऐसे वाइब्रेट करने के बाद वो आके रुक जाएगी, ऐसे वाइब्रेट करेगी फिर वो आके रुक जाएगी, वो डैम्पिंग में होता है। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये क्या फॉर्मूला है, इसकी वर्डिंग समझना। भाई साहब फॉर्मूला पता होने के बाद भी गलत कर देते हैं हम तो, पता है क्यों? देखिए ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। कौन से पार्टिकल का? अरे यार जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, जो पार्टिकल ऐसे ऐसे नाच रहा है, अब उसकी वजह से एक वेव बनेगी, है ना। अगर एक पत्थर को पानी में मारोगे तो पत्थर ऐसे, पानी ऐसे करके नाचेगा और पानी आगे भी जाएगा। जब वो वेव बनाता है तो वो अलग होता है, वो होता है वेव की पोजीशन, वेव की वेलोसिटी। ये पार्टिकल के लिए है, ठीक है, ये पार्टिकल के लिए है। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ना, जब डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वेव की नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी, वो किस वेलोसिटी से ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, ये होती है वेव की वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। के क्या होता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला कहां से आता है ये भी मैंने बताया था कि जब हम ये लिखते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना, ये लिखते हैं, तो वो के ये वाला है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ओमेगा की वैल्यू पता है क्या होती है? 2πf यानी फ्रीक्वेंसी, और के की क्या होती है? 2π/λ, ठीक है ना, 2π/λ, सॉरी 2π/λ। एनीवेज एनर्जी आसान है निकालना। अब एसएचएम में कोई स्प्रिंग मान लो, है ना, एनर्जी क्या होती है एसएचएम में या स्प्रिंग में? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ऑसिलेट करता है तो एक्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो ये वही चीज है ये, ठीक है ना। और डैम्पिंग वाला भी बहुत अच्छा है। डैम्पिंग में ये रहा पोजीशन का पूरा फॉर्मूला, जिसमें ये जो e की पावर -bt/2m है, -bt/2m, और ये ओमेगा डैश क्या है? ये है वो फ्रीक्वेंसी जो बनाई गई है डैम्पिंग के बाद। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो ऑसिलेट कर रहा है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो डैम्पिंग के बाद आती है, वो कम होती जाती है धीरे धीरे करके, है ना। और बी क्या है? बी इसमें डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, बी डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट कैसे होता है जरा बताता हूं मैं, देखो सुनो बात ध्यान से।
एक पत्थर को जब हम पानी में फेंकते हैं तो हवा में आ रहा है। जैसे मान के चलो कि एक ये टब है मेरे पास, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। लेट्स बी से कि पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब एक पत्थर को जब इसमें गिराया जाता है यहां से, तो ये जब गिरता है यहां इसकी वेलोसिटी v होती है। जैसे ये पानी में टकरा के वो गिरता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है ना, कम होती है ना। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमने पढ़ा है स्टोक्स लॉ, जो फोर्स इसमें जनरेट होती है 6 पाई ईटा आर वी। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होता है, फोर्स केवल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये बाकी होता है डैम्पिंग कांस्टेंट, दैट इज बी। ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं इस चीज को, बात ठीक है। और ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अब देखो यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी, हमारे फॉर्मूले का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें और भी चीजें सीखेंगे आप मजेदार तरीके से। क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं लास्ट में वो भी आपको बता देता हूं। देखो भाई, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ना पहले आप लिखो जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला। ये हो गया हमारा नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप में आपको अब क्या करना है, फॉर्मूले में क्वांटिटी काउंट करो। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एक फॉर्मूला चुन लेते हैं, लेट्स से कि ये वाला इंपल्स वाला। इंपल्स का आसान है, चलो ये वाला। इसमें कितनी क्वांटिटी है, 1 2 और 3। अगर टॉर्क निकालना है तो पहले ये काउंट करो कि क्वांटिटी कितनी है ना। काउंट क्वांटिटी, काउंट क्वांटिटी। अगर उसमें 3 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, 5 हो 10 हो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा एक बात से, क्वांटिटी काउंट करने के बाद ये देखो कि आपको उसमें से कितनी चीजें नहीं दी गई है या कितनी चीजें आपको अननोन है, नहीं पता। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ तो देगा ना वो, किसकी फोर्स ये है, उसकी मोमेंट ये है, डिस्टेंस तो ये तो देता है ना वो। तो ये चेक करो कितना नहीं दिया हुआ। अगर उसमें एक नहीं दिया यानी एक अननोन, 2 अननोन है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जितने अननोन उतने फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है ना। अननोन उतने ही फॉर्मूले क्रिएट करेंगे हम। अगर एक अननोन रहेगा तो दिए हुए एक फॉर्मूले से काम होगा, 2 अननोन रहेंगे 2 फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। पहला फॉर्मूला आपको पता होगा, दूसरा फॉर्मूला भी क्वेश्चन से निकलेगा, ठीक है ना, या फिर कॉन्सेप्ट से बनेगा। वो सारे करेंगे हम ध्यान से। फॉर्मूला रखो फिर तो बस कैलकुलेशन का काम है और कुछ नहीं, फिर आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, ऐसे ही मास्टर क्लास करेंगे इनकी पूरी की पूरी 200+ क्वेश्चंस की। तब तक के लिए धन्यवाद।